हेलो एवरीवन। अपने एंशियंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना शुरू किया है और उस क्रम में हमने 2 पार्ट को देख लिया है और इसमें हम इसके तीसरे पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में हड़प्पा काल के स्थलों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है उनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहला है धौलावीरा, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है भिरडाना और चौथा है भोगवा। इधर दूसरे कॉलम में सौराष्ट्र, हिसार, कादिर टापू और हरियाणा। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो धौलावीरा का वर्तमान नाम कादिर टापू है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का सही मैच होगा 3। वहीं राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी का वर्तमान नाम हिसार है, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का दूसरा। वहीं बात करें भिरडाना की तो भिरडाना का वर्तमान नाम हरियाणा है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का चौथा। और भोगवा का वर्तमान नाम सौराष्ट्र है, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का पहला। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? 3 2 4 1। 3 2 4 1 इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। 3 2 4 1 इसमें नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 2 4 1 सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से इन पुराने और नए नामों को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। सूची 1 में हड़प्पी स्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनसे कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला है लोथल, फिर कालीबंगा, फिर धौलावीरा, उसके बाद बनावली। और इधर साक्ष्यों में जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति और चौथा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अगर जुते हुए खेत की बात करें तो इसके साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। वहीं गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति यह बनावली से प्राप्त हुई है। और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सही मैच क्या होगा? ए लोथल का क्या होगा? लोथल का दूसरा, तो ए का दूसरा। वहीं कालीबंगा का क्या होगा? कालीबंगा का पहला जुता हुआ खेत, बी का पहला। और वहीं धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? चौथा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का चौथा। और बात करें बनावली की तो बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का तीसरा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। 2 1 4 3 बी इज द राइट आंसर। सूची 1 में सिंधु स्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में वह किस स्थान पर स्थित है, इसको सही मैच करना है। सबसे पहला है लोथल, दूसरा है रोपड़, तीसरा है बनावली और चौथा है कालीबंगा। इसके साथ साथ स्थान की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। सबसे पहले लोथल की बात करें तो यह गुजरात में है। वहीं रोपड़ की बात करें तो रोपड़ वर्तमान में पंजाब राज्य में पड़ता है। और वहीं बनावली की बात करें तो बनावली हरियाणा में स्थित है। और बाकी कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है। तो सही मैच क्या होगा? ए लोथल का क्या होगा? गुजरात, ए का चौथा, ए का चौथा। फिर रोपड़ पंजाब, तो बी का तीसरा, बी का तीसरा। वहीं बनावली हरियाणा में स्थित है, तो सी का दूसरा, सी का दूसरा। उसके बाद कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का पहला। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। 4 3 2 1 बी इज द राइट आंसर। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती का नाम दिया गया है और सूची 2 में वह किस नदी के किनारे अवस्थित है। प्रायः इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला हड़प्पा संस्कृति की बस्ती कौन सी है? हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा रोपड़। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। वहीं कालीबंगा तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। वहीं लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और रोपड़ जो है वह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? पंजाब में। तो सही मैच क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? हड़प्पा रावी नदी, तो ए का तीसरा,
ए का तीसरा। फिर कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा। बात करें लोथल की, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। इस प्रकार से सी का सही मैच क्या हो जाएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, सी का पहला। और रोपड़ सतलुज नदी के किनारे, तो डी का क्या होगा, डी का चौथा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4 पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और कारण दिया जा रहा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं और हमें कूट के हिसाब से सही आंसर को चूज करना है। सबसे पहले हम कथन की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अब इनके अवशेष क्या हैं, खुदाई से प्राप्त हुए हैं। दूसरे कारण में कहा जा रहा है कि खुदाई के दौरान ये प्रकट हुए हैं, तो ये बात भी बिल्कुल 100% सही है कि जब खुदाई हुई तब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर सामने आए। लेकिन इस कारण से वे विलुप्त नहीं हो गए हैं कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो स्पष्टीकरण क्या है, नहीं है, स्पष्टीकरण तो बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण जो है वह कथन की व्याख्या नहीं करता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्थी क्यों? क्योंकि ऑप्शंस हैं, वह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी और उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरी सभ्यता थी, और इसके विपरीत जो आर्य सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। इस प्रकार से इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरी सभ्यता थी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। इसके विपरीत जो आर्य या फिर वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता उस समय के जितने भी सभ्यता थे उन सबसे विकसित थी। हालांकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी, फारस की सभ्यता से भी, मिस्र की सभ्यता से भी यह काफ़ी ज़्यादा विस्तृत थी और एक नगरीय सभ्यता थी। यह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी और यह सभ्यता अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए भी प्रसिद्ध थी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? ऑप्शंस हैं, चौड़ी एवं सीधी, तंग और टेढ़ी, फिसलन वाली या फिर तंग और टेढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी की जितनी भी गलियां थीं वह चौड़ी थी और सीधी थी तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट भी करती थी। इसके अलावा नालियों का चारों तरफ जाल फैला हुआ था और जगह जगह पे मेन होल भी बनाए गए थे ताकि उस नाली की सफाई भी की जा सके। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शंस हैं, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी पक्की ईंट की बनी इमारतों के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हालांकि कुछ नगर ऐसे भी थे जहाँ पे कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन बहुतायत मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? ऑप्शंस हैं, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर सुरकोटदा। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है कि धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था। बाकी अन्य जो इसके नगर थे वह 2 भागों में विभाजित थे। एक था दुर्गराज और एक था नगरराज। दुर्गराज सामान्यतः छोटा था और ऊंचाई पर स्थित था और यहाँ पे सम्भ्रांत लोग रहते थे और बाकी नगरराज में जितने भी सामान्य लोग थे वे रहते थे। इसके विपरीत धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन से? गढ़ में, मध्यनगर और निचला शहर। जिसमें गढ़ में क्या थे? संप्रांत लोग रहते थे, मध्य में उससे निम्न और बाकी सामान्य लोग निचले शहर में रहते थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? ऑप्शंस हैं, वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पुस्तकें रखी जाती थीं, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था या फिर वहाँ निचले वर्ग के लोग रहते थे। तो अभी मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया कि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था और गढ़ में क्या थे? जितने भी उच्चतर और संभ्रांत लोग रहते थे वह गढ़ में रहते थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। गढ़ ऐसी जगह थी जहाँ पे उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं कुओं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालों का निर्माण या फिर धनुष का निर्माण। तो अगर बात करें कुओं के निर्माण के, तो उस समय कुओं का निर्माण होता था और कई घरों में भी कुएं पाए गए हैं। अगर बात करें स्तंभों के निर्माण की, तो उस समय स्तंभों का निर्माण नहीं किया जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता से स्तंभों का निर्माण संबंधित नहीं है। इसके अलावा अगर नालों के निर्माण की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह नाले बनाए गए थे और उसमें जगह जगह मेन होल भी बनाए गए थे ताकि उनकी सफाई की जा सके। और धनुष के निर्माण का भी साक्ष्य वहाँ से मिला है, वहाँ से तांबे का बाण भी मिला है। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा? बी, स्तंभों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। और दूसरा कहा जा रहा है कि स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले कथन की बात करेंगे कि हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। ये बात बिल्कुल सही है। व्हीलर महोदय ने हड़प्पा के दुर्ग टीले को माउंट एबी का नाम दिया है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? पहला कथन सही हो जाएगा। बात करें दूसरे कथन की, तो स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये बात भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह जो स्त्री है वह धरती माता है। और इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि उस समय धरती माता की उर्वरता की देवी को मान के पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से दूसरा कथन भी क्या है? वह सही है। तो पूछा जाए कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। दूसरा कथन है, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पूछा जा रहा है कि दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले कथन की बात करें तो हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 अंश पे काटती थी। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से पूछा जाए कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो सी इज द राइट आंसर। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। 4 कथन दिए गए हैं, किसके लिए जानी जाती है उसको बताना है। सबसे पहला है अपने नगर नियोजन के लिए। तो इसके बारे में मैंने बताया, कई बार बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। तो दूसरा कथन भी क्या है? सही है। तीसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है। यहाँ पे कई जगह बड़े बड़े अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि वहाँ पे कृषि काफ़ी उन्नत अवस्था में थी और साथ ही साथ कर को कृषि उपज के रूप में इकट्ठा करके इन अन्नागारों में रखा जाता था। चौथा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता अपने उद्योगों के लिए फेमस थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग और व्यापार जो थे वे क्या थे? विकसित अवस्था में थे। तो चौथा ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो पूछा जा रहा है कौन से कथन सही हैं, तो चारों ऑप्शन ही सही हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सभी जो कथन दिए गए हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही हैं। सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नगरीय प्रमाण दिया गया है और सूची 2 में वे नगरीय प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला है गोदीवाड़ा, दूसरा है नर्तकी की मूर्ति, तीसरा है अग्निवेदी, चौथा है उन्नत जल प्रबंधन। और इधर दूसरे कॉलम में लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। सबसे पहले गोदीवाड़ा की बात करें तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। लोथल कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। नर्तकी की मूर्ति की बात करें तो यह कहाँ से प्राप्त हुई है? यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और वहीं अग्निवेदी, तो अग्निवेदी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और बात करें उन्नत जल प्रबंधन की तो यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से अगर सही मैच की बात करें तो ए गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से? लोथल से। तो ए का पहला। अगर बी की बात करें नर्तकी की मूर्ति तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा मोहनजोदड़ो। तो बी का दूसरा। बात करें सी अग्निवेदी की तो अग्निवेदी का साक्ष्य कालीबंगन से। तो सी का तीसरा। और वहीं बात करें उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की तो यह धौलावीरा से। तो डी का चौथा। सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 4।
1, 2, 3, 4 पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से बृहद अन्नागार का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिमी छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। दूसरा कथन है, यह बहुमंजिला इमारत थी। और तीसरा कथन है, इसकी बाहरी दीवार पर कांसे की 1 इंच मोटी परत लगी थी। इस प्रश्न को करने से पहले हम चलिए जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बृहद स्नानागार पाया गया है उसकी संरचना कैसी थी। सबसे पहले उसकी लंबाई की बात करें तो उस स्नानागार की लंबाई थी 11.88 मीटर, और उसकी चौड़ाई की बात करें तो उसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर, और वहीं उसकी गहराई की बात करें तो उसकी गहराई थी 2.43 मीटर। हालांकि ये डेटा आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक समझ विकसित करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा इसके आसपास कई मंजिला मकान भी बने हुए थे जो कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए थे, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें जो है जब कोई विशेष पर्व होता था तो लोग इसमें स्नान करते थे और उसके बाद पूजा अर्चना करते थे। इसकी एक विशेषता थी कि इसमें पानी भरने के लिए इसके पास में ही कुओं का निर्माण किया गया था, और इसमें से गंदे पानी को निकालने के लिए एक नाली भी बनी हुई थी अंदर की तरफ, जिससे गंदा पानी यहाँ से निकाल दिया जाता था और फिर से नया पानी भरा जाता था। इसके अलावा इसमें पानी जो है रिसे न या फिर सीलन पैदा ना हो, इसके लिए यहाँ पे एक विशेष प्रकार का लेप भी लगाया गया था जिससे पानी रिसे ना। प्रायः एक प्राकृतिक टार था जिसका उपयोग इसको कलर करने के लिए किया गया था। अब चलिए प्रश्न को करते हैं। सबसे पहला कथन है कि विशाल स्नानागार के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा कथन है, यह बहुमंजिला इमारत थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, मैंने बताया अभी आपको। और तीसरा कथन है कि इसकी बाहरी दीवार पर कांसे की एक मोटी परत लगी थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हालांकि परत तो चढ़ी थी लेकिन कांसे की नहीं थी बल्कि प्राकृतिक टार की थी। और अगर बात करें कांसे की, तो हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और इस समय लोगों को कांसा बनाने का तकनीक के बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी कांसे के निर्माण के लिए टीन और तांबे की ज़रूरत होती है, जो कि आसानी से सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को उपलब्ध नहीं थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा उपकरण कांसे के नहीं प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाए कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो तीसरा कथन सत्य नहीं है, बाकी पहला और दूसरा कथन सत्य है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। दूसरा है, अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। और तीसरा है, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। तो इसके बारे में मैंने पीछे भी बताया किस प्रकार से मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार पाया गया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक साक्ष्य है। और इसकी बनावट ऐसे थी कि इसमें जो ऊपरी हिस्सा था वह बांस का बना हुआ था, और क्योंकि जो इसमें फसल रखी जाती थी वह ख़राब ना हो, उसके वेंटिलेशन के लिए इसमें हवा जाने का भी व्यवस्था था, जिससे कि फसल सूखी रहे और ख़राब ना हो। इसके अलावा इसके पास में ही चबूतरे बने हुए थे, और प्रायः अनुमान लगाया जाता था कि जब फसल काट के आती थी तो इनको इस पर पीटा जाता था, और उसके बाद जो अनाज निकलता था वह इसमें रखा जाता था। इसके साथ साथ जितने भी कर के माध्यम से शासक वर्ग के लोग इकट्ठा करते थे तो उस अनाज को भी इन अन्नागारों में रखते थे, ताकि बाद में जब विपत्ति आए या फिर सूखा वगैरह पड़े तो इसका उपयोग लोगों के हित के लिए किया जा सके। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो सबसे पहला कथन कि अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कि अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था, तो ये गलत है। मैंने बताया कि स्थान था ताकि फसल खराब ना हो, उसके अनाज खराब ना हो। तीसरा, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा कथन क्या है? सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। कथन में कहा जा रहा है कि अन्नागार राजकीय भंडारगार था, और कारण दिया जा रहा है कि इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था।
तो सबसे पहले कथन की बात करेंगे तो अन्नागार राजकीय भंडारगार था, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। और कारण दिया जा रहा है कि इसमें अनाज जनता के कर के रूप में वसूला जाता था, इस वजह से राजकीय भंडारगार था, तो ये स्पष्टीकरण नहीं है। कर वसूल करके इसमें रखा तो जाता था, लेकिन अगर कर वसूल करके रखा जाता था इस कारण से यह राजकीय भंडारगार था, ये बात गलत है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। तो सही आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप क्या था? ऑप्शन हैं पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, कबीलाई प्रधान या फिर पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था और इसका अनुमान सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त बहुत सारी स्त्रियों की मृण मूर्तियों के मिलने के कारण लगाया जाता है। बहुत सारी स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं, जिसके कारण यह ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का समाज जो था वह मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शंस हैं उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी या फिर जाति आधारित थी। तो अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो उसकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उचित समतावादी का मतलब यह होता है कि जिसको जितना हक है उसको उसका हक मिलेगा और संसाधनों पे, शासन पे तथा शिक्षा पे सबका समान रूप से अधिकार होगा। इसी को कहते हैं उचित समतावादी। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान या फिर द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? ऑप्शंस हैं कुनासी से, धौलावीरा से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लोथल से युगल सावधान के प्रमाण मिले हैं। और लोथल कहाँ पे है? तो लोथल इस समय गुजरात राज्य में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता में यह एक बंदरगाह राज्य था। ये सारी चीज़ें लोथल के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।